वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा हनी ड्यू का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। स्टोरी हम क्योंकि मैं आउटलाइन समझा चुकी थी थोड़ी सी, और स्टोरी को हम फिर से बैकअप से ले लेते। एक राइटर है जिसको एक डेस्क मिला है, और उस डेस्क में उसको एक सीक्रेट ड्रॉअर में एक लेटर मिला था जो मिसेस जिम को लिखा था, जिम ने। और जिम जो है वो एक ब्रिटिश सोल्जर है, और एक वॉर के ड्यूरिंग वो वहाँ पर अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जब वॉर हो रही है, और ऐसे में क्रिसमस मॉर्निंग पर सडनली फ्रीज जो जर्मन सोल्जर्स जो है वो वहाँ आते हैं और उनको सडनली विश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट हमने जो ड्रॉप किया था वो ये था कि जो जिम है वो अपने आसपास ग्रे और खाकी कोट्स को देख रहा है और ये सोच रहा है कि ऐसा सीन कहाँ देखने मिलेगा कि जिनसे हम कल तक लड़ रहे थे, जिन पे हम फायरिंग कर रहे थे, जो हमारे दुश्मन थे, आज सडनली हम सारे एक साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैप्टन जिम मैकअपसन, आई रिप्लाइड, अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब जो कैप्टन जिम है जिसने ये लेटर लिखा है, उसने कहा कि हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। जब उसने हेलो वुल्फ ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है, तो यहाँ पे उसने कहा कि आई एम अ स्कूल टीचर, मैं भी स्कूल टीचर था। कब मतलब जब वॉर नहीं होती तो उसके बाद क्या करते थे कि मैं स्कूल में टीचर हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में एक छोटी सी जगह है डॉर्सेट, वहाँ पर ये मेरा घर है और मैं वहीं पर टीचिंग भी करता हूँ। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। उसने क्या कहा कि हाँ डॉर्सेट, ये तो मैं जगह जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रून रैशन एंड his excellent sagace and we talked Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all new to England from school and from reading books in English. अब वो अपनी वाइफ को कॉनी को कहता है कि कॉनी, हम लोगों ने बात की, एक जर्मन ने और एक ब्रिटिश ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, वो भी इंग्लिश में। तो वो बहुत शॉक्ड वे में कहता है कि उसे बहुत अच्छी सी इंग्लिश आती थी। वो इंग्लिश कैसे आती थी, और वो डॉर्सेट के बारे में भी जानता था। वो उसने ये कहा कि वो डॉर्सेट बहुत अच्छी जगह है, और सरप्राइज़ की बात यह है कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया, वो कभी इंग्लैंड नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉर्सेट के बारे में जानता है, इंग्लैंड के बारे में जानता है, बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है। वो ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि उसने स्कूल लाइफ में डॉर्सेट के बारे में भी पढ़ा है, इंग्लैंड के बारे में भी पढ़ा है, और इंग्लिश बुक्स को रीड कर करके वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग crowd, so out there is no man's land. We talk of Bathsheba and Gariel Oak and Sergeant Tommy and Dorset. अब यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम लिख रखे हैं जो लिटरेचर के राइटर्स हैं। तो यहाँ पे जिम कह रहा है कि हमने बैठ के, जब सोल्जर्स आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, तब हम दोनों बैठकर ये सारी बातें कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने भी अपने फेवरेट राइटर्स के बारे में बताया और मैंने भी अपने फेवरेट राइटर्स के बारे में बताया। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसने कहा कि वो वुल्फ जो था उसके एक वाइफ और एक बेटा था जो सिर्फ 6 मंथ्स पहले ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were hundreds of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब जो नो मैन्स लैंड है, जहाँ पर ये वॉर का पूरी जगह है, वहाँ पर अभी सिर्फ खाकी और ग्रे ही दिखाई दे रहा था, और सोल्जर्स क्या करते दिखाई दे रहे थे, ना तो राइफल चलाते हुए, ना बुलेट्स चलाते हुए, ना बॉम्ब प्रैक्टिस करते हुए, कुछ भी नहीं। उनकी एक हंसी सुनाई दे रही थी। वो स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईट कर रहे थे, यानी कि फुल ऑन जॉय से उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड
What was left of our wonderful Christmas cake, Connie? तो जो कॉनी ने केक बनाया था और जिम के लिए भेजा था वो भी उन दोनों ने आपस में शेयर किया. He thought marzipan was the best he had ever tasted, and I agreed. मर्जीपैन एक केक का नाम है. मर्जीपैन टाइप का एक केक होता है, जैसे पेस्ट्रीज़, और पेस्ट्रीज़ के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, केक के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, मफ़िन्स होते हैं. उसी तरह से जो यहाँ पर मर्जीपैन है वो भी एक तरह का केक ही है. और इसने कहा कि ऐसा जैसा कॉनी ने बनाया वैसा केक मैंने कभी नहीं खाया, और इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ. We agreed about everything and he was my enemy. There never a Christmas party like it, Connie. अब वो क्या कह रहा है कि वो मेरी हर बात से अग्री था. ताज्जुब की बात है कि मेरा दुश्मन, मेरे कंट्री का दुश्मन, यानी कि ब्रिटिश का दुश्मन जो जर्मन था, एक फ्री सोल्जर था, वो मेरे सोच से कितना सिमिलर था, मेरी सोच को कितना मानता था, हर बात में मेरे अग्री करता था. और हम दोनों एनिमी मिलके वहाँ पर क्रिसमस पार्टी कर रहे थे. ये कितनी ताज्जुब की बात है, कॉनी. यानी कि ऐसा सीन लाइफ में कभी ही देखने मिलता है, जब दो सोल्जर्स जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे और वहाँ पर उस टाइम पार्टी कर रहे थे. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. तो अब वो क्या कह रहा है कि पता नहीं कौन सोल्जर्स में से उस टाइम वहाँ पर एक फुटबॉल लेकर आ गया. ग्रेट कॉट वर ड्रम्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंकिंग वी न्यू इट वॉज टॉमीज अगेंस्ट फ्रीज आउट ऑफ द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. अब आगे क्या होना था तुम समझ सकते हो. वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम समझ सकती हो कि आगे क्या होना था. एक ग्रेट मैच होना था. किसके बीच में? फ्रीज और टॉमीज के बीच में. उन्होंने जो उनके ट्रेंचेस थे उसको ढकने के लिए जो छाया बना रखी थी उसको गोल पोस्ट बना दी, और उनका मैच जो था वो नो मैंस लैंड में वॉर की जगह अब मैच स्टार्ट हो चुका था. Henceforth and I looked on and cheered, clapping our hand and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब दोनों जो ऑफिसर्स थे, जिम और हैंस वुल्फ, ये दोनों ही अपने हाथों से क्लैप करके अपने सोल्जर्स को चीयर कर रहे थे. ज़ोर ज़ोर से अपना एक पैर ज़मीन पर पटक कर उनको और बढ़ावा दे रहे थे कि तुम्हें ये मैच कैसे जीतना है. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रेथ्स मेलिंग इन द एयर बिटवीन अस. He saw me too and smiled. Jim Macupson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तभी हैंस वुल्फ ने एक बहुत अच्छी और मज़ेदार बात कही कि काश ऐसा होता कि एक मैच खेलकर ही हम वॉर को ख़त्म कर देते. दो जो देश हैं, दो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में वॉर की जगह एक मैच हो जाता. जो मैच जीतता उसको हम विनर कह देते, और मैं कभी भी जो था इस तरह का वॉर का सीन कभी होता ही नहीं. A football match, no one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो अगर ऐसा कभी हो जाता तो कितना अच्छा होता कि एक फुटबॉल मैच ही डिसाइड कर देता कौन जीता और कौन हारा, और उस फुटबॉल मैच की वजह से कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और किसी की वाइफ विडो भी नहीं होती. I had preferred cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that. तो अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं, वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, और वहीं पे जो जर्मन्स होते हैं वो फुटबॉल अच्छी खेलते हैं. तो यहाँ पर जिम ने एक बात कही कि अगर ऐसा होता तो मैं क्रिकेट ही प्रिफर करता, क्योंकि हम लोग फुटबॉल में बहुत बुरे हैं और जो जर्मन्स हैं वो क्रिकेट में बहुत बुरे हैं. तो ये सोचकर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. रेस्ट ऑफ लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे.
तब तक आप इस लेसन को रीड करें। काफ़ी अच्छी स्टोरी चल रही है, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और साथ में इसके ऐसे कोई वर्ड्स तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ वर्ड्स में दिक्कत आ रही है तो उसके नीचे ही ग्लॉसरी दे रखी है साथ में। अगर नहीं भी है, कुछ वर्ड्स फिर भी नहीं मिल रहे, तो डिक्शनरी में सर्च करके उनकी हिंदी मीनिंग्स देख लें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज नए टॉपिक के साथ प्रकरण है आज विशेषण, जो हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द हम देखें तो शब्द विचार में दो प्रकार के शब्द होते हैं ना। शब्द विचार में देखें तो एक तो हमारे थे शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर हैं, रचना के आधार पर हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। उसी प्रकार शब्द विचार के अंतर्गत इन्हीं में से दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है और विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। उसमें चार प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चार प्रकार के शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो अविकारी शब्द होते हैं दूसरे, है ना। अविकारी होते हैं जिन पर लिंग वचन का प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें हमारा आता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। विकारी के अंतर्गत चार प्रकार के, जिनमें है संज्ञा, जो कि हम 6th क्लास से ही पढ़ते हैं, छोटी क्लासों से। संज्ञा सम दन ज्ञा शब्दों से बना है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा। फिर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, जब संज्ञा में कोई वाक्य बनता है तो वहाँ पर जो बार बार, जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी हैं, मोहन पढ़ने में होशियार हैं, दो वाक्य हैं, लेकिन वहाँ पर हमें दो वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। मोहन होशियार हैं और दूसरा मोहन की जगह वह शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो वह जो शब्द होगा वह हमारा सर्वनाम होगा। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद क्रिया जो प्रकरण था, क्रिया के सामने हमने कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़ लिया था, कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ लिया था, और फिर रचना के आधार पर भी क्रियाओं की हमने अध्ययन कर लिया था। क्रिया के बाद हमारा आता है विशेषण। जो विशेषण का कार्य क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताना, जो शब्दों की विशेषता बताए वो ही विशेषण है ना। उसमें भी उद्देश्य विशेषण भी होता है, विधेय विशेषण भी होता है। अगर उद्देश्य विशेषण पहले आएगा तो उद्देश्य, और बाद में आता है तो विधेय विशेषण बनेगा वाक्य में। इसी प्रकार विशेषण के बाद इससे ही, विशेषण से ही मिलता जुलता टॉपिक हमारे आगे आएगा, जो क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण जो है वही हमारे पाठ्यक्रम में भी है, बाकी तो संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इनका हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम वाक्य बना के देखें एक, जैसे काला
घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में हम देखें तो जो विशेषण होते हैं वे व्याप्त होते हैं अर्थात कम, जैसे काला घोड़ा, यहाँ इसकी काला विशेषता है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, एक जैसे सफ़ेद हो, काला हो, नीला हो, जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग हैं, लेकिन यह एक रंग है ना, एक की विशेषता प्रकट रहा है। घोड़े की विशेषता, घोड़ा हमारी संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बताए, काला घोड़ा। अगर यहाँ हो गया जैसे सफेद गाय, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, है ना, मीठा आम, मीठा आम, ये जो शब्द हैं वह मीठा आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। इसी प्रकार कड़वा नीम या करेला, जो भी शब्द हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जिनकी जो विशेषता बताई जाती है वो ही हमारे विशेषण के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण दूसरा हम देखें, जैसे कौन योद्धा उसके सामने टिक सकता है, कौन योद्धा उसके सामने टिक सकता है। अब यहां पर जो वाक्य बना है इसमें कौन सा संकेत कर रहा है, कौन योद्धा या सार्वनामिक विशेषण। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, तो वहां पर उस पुस्तक को पढ़ो, तो वह एक संकेत है कि उस पुस्तक की ओर है। यहाँ पर कौन योद्धा उस योद्धा के विषय में है और यहाँ कौन शब्द आया है जिससे वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। आगे हम मुख्य बिंदु पर चलें, उसकी परिभाषा और के बारे में देखें। विशेषण क्या है, विशेषण की क्या परिभाषा होगी और विशेषण का प्रयोग कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो विशेषण शब्द में देखें हम तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। मूल रूप में जिसकी भी किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाएगी वही विशेषण होगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते, विशेषण जो शब्द हैं, जैसे हमने कहा काली गाय, तो गाय जो है किसकी विशेषता, गाय की, और किसकी विशेषता बताए, गाय की। जहां जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है ना। जो शब्द होगा वह, जैसे काली गाय, तो गाय जो है हमारा विशेष्य होगा, और काली जो शब्द हैं या काला घोड़ा है, तो जो काली या काला जो शब्द है वह हमारा क्या होगा, उसकी विशेषता होगी, तो वह विशेषण कहा जाएगा। जैसे काली गाय, सुंदर चित्र, भला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, भला गुण कहें, चित्र कैसा है, सुंदर, उसकी सुंदरता है, गाय कैसी है, काली। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द हैं वो विशेषता बताने का कार्य करता है। और विशेषण जो शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम को मर्यादित करते हैं। इन शब्दों में काली, सुंदर, भला विशेषण और गाय, चित्र, व्यक्ति विशेष शब्द हैं। अब विशेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में देखें अपन, तो विशेषण के मूल रूप तो विभिन्न व्याकरण शास्त्रियों ने अलग अलग दिए। हम संज्ञा को पढ़ते हैं 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, और विशेषण के मूल रूप में 4 हैं। लेकिन हमारी 9th to 12th जो 90 से 12वीं व्याकरण विचार की जो पुस्तक चल रही है उसको अगर मद्देनजर रखते हुए हम चलें तो उसमें 5 प्रकार के विशेषणों का बाकी भिन्नतावाचक भी और होता है, आगे आगे जैसे जैसे अन्य भी है, लेकिन मूल रूप में अपन जो दिया है उसके मद्देनजर अपन गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
और संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, आकार के, स्वभाव अथवा दशा का बोध करवाते हैं, वे विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आम कैसा है? मीठा, उसका गुण है कमीज, पुराना, ठीक है, फिर काली गाय। इस प्रकार जो विशेषण हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने बताया काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो वहां पर जो आकार प्रकार के बारे में और जो विशेषता बताई गई है उसके रंग के बारे में वह हमारा विशेषण होगा। बाकी हम कल जो मुख्य 4 विशेषण उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। आज हम लेसन 8 का पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी लास्ट टाइम मैंने आपको, तो एक्सरसाइज तो हमारे कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। हम 8.2 कर रहे थे, अब हमारे हैं नेक्स्ट है 8.3। 8.3 करने से पहले मैं इसमें थोड़े कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट के बारे में बताया था। इंटरेस्ट मतलब 2 टाइप के इंटरेस्ट बताया था। इंटरेस्ट का मीन्स ब्याज, हिंदी में ब्याज बोलते हैं उसको। जो कोई भी जैसे मनी लैंड करता है, मनी बोरो करता है, मतलब मनी लैंड से बोरो करता है, तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा मतलब यूज़ करता है कि मतलब काफ़ी टाइम के लिए, जितने मंथ के लिए, जितने टाइम के लिए वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस मनी को, तो वो जिससे भी वो मनी क्या करता है? बोरो करता है, तो उसको वो क्या करता है? उसे एक्स्ट्रा रुपीज़ देता है, एक्स्ट्रा मनी देता है, तो वो चीज़ क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। तो ये मैंने आपको पूरा उस दिन बताया था कि 2 टाइप के इंटरेस्ट हैं आपके सिलेबस में, एक तो सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मली जनरली वे में जैसे एक पासे से दूसरे मतलब नॉर्मल वे में लेते हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो यूज होता है वो हमारे ऑफिस, बैंक, जैसे हम लोन लेते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी जो भी कॉर्पोरेशन होते हैं उनसे हम अगर लोन लेते हैं, तो उस टाइप से वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और बताया था कि दोनों में डिफरेंस किस टाइप से है कि कंपाउंड में तो क्या होता है कि ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन होती है, ठीक है, और उसका जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज होता रहता है। वो भी कब? ईयर बाय ईयर, जैसे जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि ओवरऑल कैलकुलेट उसमें किया, एक ही प्रिंसिपल होता है, और ओवरऑल जितने टाइम के लिए वो देते हैं तो वो ओवरऑल कैलकुलेशन इंटरेस्ट की हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं दोनों में, तो ये वाले फॉर्मूला पहले लिख दो, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सबसे फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले लिखवा रही हूँ आपको। ये फॉर्मूले अपने नोटबुक में भी नोट करने हैं आपको। सबसे फर्स्ट देखना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SI भी बोल सकते हो, वैसे आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला होगा कि P × R × T/100, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर तीनों दे रखे हो आपके क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड इजीली कर सकते हो। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। P मीन्स यहाँ पर क्या है? P मीन्स यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपल मतलब जो मेन मनी होगी, ठीक है, जो मनी बोरो करता वो। उसके बाद यहाँ पर लिखना वैन, यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल। P मीन्स प्रिंसिपल है, R मीन्स है यहाँ पर रेट, जो भी रेट होगी वो परसेंट में होगी, जैसे 5%, पॉइंट में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो ये R मीन्स रेट, ठीक है। टाइम आपके फुल ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, मतलब 2.5 इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके ईयर, ठीक है, जो भी टाइम हो जाएगा वो ईयर। क्लियर? तो ये आपके टी मीन्स यहाँ पर टाइम, ये 2 ईयर 5 ईयर इस टाइप से कोई होगा तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अगर ये तीनों हो तो आपको ये करना है, ठीक है, जब SI फाइंड हो जाए। अब यहाँ पर जैसे अमाउंट भी अगर हमें फाइंड करना हो कि वो लास्ट टाइम पे कितना पे करेगा, तो अमाउंट मीन्स क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल तो है ये, उसमें अगर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल P + SI। इसका मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल + SI। जैसे बाई चांस कभी जैसे ये तो सेकंड
फॉर्मूला हो गया। थर्ड देखना, जैसे यहाँ पर बाई चांस आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा हो, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है और क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा और डाय आपको ऐसा ही फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा ही फाइंड करने के लिए पी आर टी तीनों की जरूरत होती है, बट वहाँ पर जैसे बाई चांस कभी आर नहीं हो और डाय ऐसे दे रखा हो कि पी दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों को माइनस करके हम डाय ऐसा ही भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऐसा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस पी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस पी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला भी यूज़ करना है। जैसे डाय अगर ए और पी दे रखा, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दे रखा हो, तो अमाउंट में से, क्योंकि अमाउंट तो ऑब्वियस क्या होगा, प्रिंसिपल से ग्रेटर होगा, तो इसमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ऐसा इक्वल्स टू ए माइनस पी, ठीक है। अगर बाई चांस आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल भी आप फाइंड कर सकते हो, प्रिंसिपल भी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। जैसे अब देखो इसे यहाँ पर ऐसा ही दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान, मतलब क्वेश्चन को पहले रीड करना है। अब यहाँ पर ऐसा ही दे रखा हो बाई चांस आपके 200, ठीक है, और अमाउंट आपको दे रखा है यहाँ पर, अमाउंट आपको यहाँ पर दे रखा है 400, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या, अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल, तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि इस 400 में 200 ये ऐड है, तभी तो अमाउंट हुआ है, तो हम क्या कर देंगे 400 में 200 माइनस कर देंगे, तो इसका मीन्स प्रिंसिपल कितना था 200, तब जाके उसको ऐसे ही 200 मिला, तब जाके वो अमाउंट कितना बना 400। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है कि ए माइनस, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ऐसा ही, तो आपकी प्रिंसिपल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है, सिर्फ समझना है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके, देखो इसमें ऐसा ही में तो आपको 3 फॉर्म यही देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट और एसआई का, ठीक है। अगर डाय दे रखा, अगर बाई चांस यहाँ पर देखना, जैसे कभी प्रिंसिपल दे रखा हो, अमाउंट दे रखा है, एसआई डाय दे रखा हो और आपको रेट टाइम इस टाइप से कुछ फाइंड करना हो, तो वो तो आप क्या करोगे बाई टीपी वाली मेथड यूज़ करेंगे आप। इसके भी कोई स्पेशल फॉर्मूले होते हैं पर पर्टिकुलर आपको फॉर्मूले में नहीं लिखवा रहे, बिकॉज हम क्या करेंगे उसमें एक्स के एज्यूम करके हम बाई टीपी वाली प्रोसेस करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के भी 2 टाइप, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। एक तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। मतलब ये क्या होता है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, अगर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना हो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, अगर हमें ये कि हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लर्न नहीं करने, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को भी अगर सिंपल इंटरेस्ट से ही के फॉर्मूले से अगर यूज़ करना है, तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंस यही है कि जैसे मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाऊंगी, तो वो क्या होगा ओवरऑल, जैसे हमें एक साथ हमें जैसे 2 ईयर का अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 2 ईयर का एक साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। और बाय अगर हमें यही चीज़ हमें क्या करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर दें, मतलब 2 टाइप में, एक तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा और ऐसा ही कि अगर थ्रू हम जैसे P इंटू आर इंटू टी वाला यूज़ करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 बाय 1 ईयर, मीन्स क्या कि जैसे यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है, तो हम पहले हम क्या करेंगे 1 ईयर का एसआई फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे, अगर थर्ड दे रखा हो 3rd ईयर का, तो यहाँ पर हम एक साथ नहीं कर सकते, यहाँ पर तो आपको 1 ईयर का ही फाइंड करना होगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर अगर जैसे मैंने वो अगर हमें एक साथ ही फाइंड करना है कि हमें 2 ईयर का फाइंड करना है, तो 2 ईयर के लिए हम क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, तो वो देखना। जैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले यहाँ पर अमाउंट हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर जैसे हमें अमाउंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। तो देखना है यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + R/100 रेज़ टू n, क्या आ जाएगा रेज़ टू n। यहाँ पर P मीन्स क्या आपके प्रिंसिपल ही है, ठीक है। P मीन्स प्रिंसिपल, ये वन नहीं, R का मीन्स यहाँ पर रेट है, ठीक है, और N का मीन्स यहाँ पर आपके टाइम से ये
टी नहीं लिखना है आपको यहाँ पर टाइम, जैसे हम एसआई में टी लिखते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, स्मॉल एन लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो भी टाइम दे रखा हो, जैसे 2 ईयर, तो यहाँ पर 2 टाइम लिख देंगे इस टाइप से, ठीक है, मतलब पावर की फॉर्म में। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है आपके अमाउंट का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करनी, जैसे 2 ईयर की डायरेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू रख देंगे, यहाँ आर की कर देंगे, और यहाँ पर जैसे हमने टाइम 2 ईयर डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 + r/100। तो यहाँ पर आपको पहले एलसीएम करके फिर वो सब कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 + r/100 है, हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको क्वेश्चन में करवा दूंगी, समझा दूंगी। तो पहले देखना कि इसमें 2 टाइप से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते। एक तो ऐसा ही मेथड, ऐसा ही फॉर्मूले से, अगर ऐसा ही फॉर्मूले से करते तो हम क्या करेंगे इसमें 1 by 1 ईयर का, जैसे पहले 1 ईयर का फाइंड किया, फिर सेकेंड टाइम हमने क्या किया, प्रिंसिपल में ऐसा ही फाइंड प्लस कर दिया, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। ये चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूँगी किस टाइप से आपको करना है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट फाइंड करना हो डायरेक्टली, तो P ब्रैकेट में 1 + r/100, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन। ये तो आपको पता है कि ब्रैकेट के अगर बाहर कोई साइन नहीं हो तो वो चीज़ क्या होती है, मल्टीप्लाई में होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे देखना मल्टीप्लाई साइन हो गया। अब यहाँ पर P × R × N, यहाँ पर N स्मॉल ही है, वही मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा, पर N स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर N = टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मुझे CI फाइन, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला। अब जैसे मुझे यहाँ पर CI फाइन करना है, तो CI के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर CI। अब यहाँ पर CI, तो नीचे आपको एक फॉर्मूला लिखना है CI करके। CI का मीन्स वही कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट आएगा इस फॉर्मूले से, जो भी अमाउंट आएगा वो माइनस P, और P जो भी आपके प्रिंसिपल होगा दे रखा होगा, इन दोनों को माइनस करके तो CI आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द, वैसे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही आता है कि फाइंड द अमाउंट, मतलब कितना पे करेगा। तो पे करने के लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ऐसा आ जाए कि फाइंड द CI, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अमाउंट फाइंड कर लिया, फिर अमाउंट के बाद हम क्या करेंगे A - P कर देंगे, तो डायरेक्ट CI का फॉर्मूला CI आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही मेथड से भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना तो वो तो आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है, इसमें कोई ये वाला यूज़ नहीं करना, कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए। बट जैसे आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना तो इसके लिए आप SI वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगी। तो ये वाले फॉर्मूला आप सिस्टमेटिक लिख देना, ये मत लिखना, ये समझाने के लिए। तो ये वाला भी लिख देना कंपाउंड इंटरेस्ट के, और वो SI का, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, और किस वे और कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में लगेगा वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। और पहले भी जो डिस्काउंट के, प्रॉफिट लॉस जितने भी लिखा है मैंने, CP SP, वो सब फॉर्मूले भी आपको सिस्टमेटिक लिखने हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले ये सब लर्न कर लेना। और 8.2 तक आपके हो चुका होगा आई होप। अब अभी 8.3 है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आज के लिए आपको ये होमवर्क है कि फॉर्मूले लिखने हैं और इसको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस में जो नया लेसन स्टार्ट करेंगे, हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक पूरा खत्म हो चुका है। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर करने को बोल दिया था, आपने आए हो कर लिए होंगे। नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 8 जो बायो से रिलेटेड है। अभी जो पहले हमने एक पढ़ा था वो केमिस्ट्री का था, अब थोड़ा बायो का पढ़ लेंगे। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें पढ़ा था हमने, उसमें भी सेल और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बातें क्लियर हो गई थी हमारी। अब ये जो लेसन है वो पूरा सेल के ऊपर है। हमारी जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है, सेल। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म अमीबा ले लो और एक बड़ा जायंट एनिमल ले लो एलिफेंट, तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, लेकिन वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज़ बहुत डिफरेंट है। पर उनका एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों की बेसिक यूनिट जो है वो लाइफ की क्या है, सेल है। यानी एक अमीबा भी अगर बना है तो वो भी सेल से बना है, एक एलिफेंट है तो वो भी सेल से बना है, और एक ह्यूमन भी है तो वो भी उसका ओरिजिन सबसे पहले जो बना हुआ होगा वो सेल से ही बना होगा। तो इस चीज़ को हम इस सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इस लेसन में पढ़ेंगे हम। लेसन नंबर 8 है ये हमारा। इंट्रोडक्शन दे रखा है जैसे यहाँ पर कि सेल का क्या है, सेल का रोल क्या है, सेल किससे बनी होती है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा प्लांट में सेल्स होती है। आपने कभी 7th में आपने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट में होते हैं, जो वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन का काम करवाते हैं। तो उस तरह से ये बोल रहा है कि जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि लिविंग थिंग्स जो भी होती है वो सारी सेल से मेड अप होती है।
कॉल्ड सेल। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक स्टक टुगेदर। हमारे जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि एक घर भी बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं और वो स्मॉल यूनिट्स ब्रिक के रूप में यूज़ होती है, ईंटों के रूप में। तो छोटी छोटी यूनिट्स ईंटें मिलती हैं तब जाके एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेम लाइक हमारी बॉडी में भी छोटी छोटी सेल्स जुड़ के, ग्रुप ऑफ सेल जुड़ के टिश्यूज़ बनाता है। टिश्यूज़ जब ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, एंड देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह से हमारी बॉडी बनती है। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल आर बिल्ट अप ऑफ सेल स्टक टुगेदर। इसी तरह से प्लांट और एनिमल सब सेल किससे बनी होती है? प्लांट और एनिमल सबके सब सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल बट मोस्ट अप ऑफ मैनी सेल। बहुत से कम कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक से मैनी मोर, बहुत सारी सेल से बने होते हैं। अ बैक्टीरिया अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जैसे बैक्टीरिया होता है तो वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सेकेंड लेसन में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो आपके इसी साल में सेकेंड लेसन में पढ़ा चुकी है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ा था, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वो सब उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर, उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि एक बैक्टीरिया की बात करो तो वो भी बहुत छोटा सा होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। अ फ्लाई एंड इंसेक्ट हैज़ मिलियन ऑफ सेल्स इन इट। एक फ्लाई, हाउस फ्लाई ले लो, बटरफ्लाई ले लो, वो जो होता है, और एक इंसेक्ट जो होता है, उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, बहुत सारी सेल होती है, तभी तो वो हमें दिखता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देते तो फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं? माइक्रोस्कोप की। अ कैट अ स्मॉल एनिमल इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। बहुत सारी सेल्स हो गई है ना, मैनी मोर, हम बोल सकते हैं मल्टी सेल्यूलर। हम गिनने नहीं बैठेंगे कि एक कैट में और एक ह्यूमन में कितनी सेल होती है, हम उसको एक टर्म दे देते हैं मल्टी सेल्यूलर, यानी सारे ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा सेल्स होता है। 100 ऑफ मिलियन ऑफ सेल। ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। इन ऑर्डर टू लर्न द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट। हमको अगर सेल का स्ट्रक्चर और सब कुछ समझना है तो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी उसका डायग्राम देखते हैं। दिस इज डन बाय मेकिंग थिन फाइन सेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स वी वांट टू स्टडी एंड देन ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, उसका यूज़ करके आप देख सकते हो कि सेल कैसी होती है। Can you name one such instrument? While studying the parts of a flower, you were suggested to use a hand lens. जैसे 6th स्टैंडर्ड में फ्लावर पढ़ा था हमने, 6 या 7 में भी पढ़ा, 6 में पढ़ा था। तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था कि फ्लावर को जब भी आप पढ़ने जाते हो तो एक लेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके छोटे से छोटा पार्ट्स हमको जूम करके हम देख सके। तो एक वो भी क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हुआ। हम लेंस को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। हैंड लेंस इज़ वन सच इंस्ट्रूमेंट। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ द माइक्रोस्कोप। लेंस तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है ना, और ज़्यादा किसी चीज़ को जूम करके देखना है, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को, तो वो लेंस में नहीं दिखाई देते। अगर हमें बैक्टीरियाज देखने हैं तो वो लेंस से हम नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। द अदर इंस्ट्रूमेंट, द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स। एक सेल को और सेल के अंदर वाली स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। You will learn about organization of living being, structure of a cell and its part, and later about component of cell in different organism। मतलब आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़नी है, तो एक तो ये पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, संगठन लिविंग बींग का, फिर सेल का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद उसके पार्ट्स देखने हैं, एंड लेटर अबाउट कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं वो पढ़ेंगे। स्किल यू विल यूज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेम और स्केलेटन थीन सेल। स्केलेटन तो आपको पता ही है, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, जो एक बॉडी को पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है। ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्केल्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर मसल्स, हार्ट एंड सो ऑन फ्रॉम डैमेज। ह्यूमन की स्किन जो होती है वो डिफरेंट सेल से बनी होती है। हमारी जो स्किन एपिडर्मिस जो होती है वो भी बहुत सारी सेल से बनी होती है, यानी बहुत सारी लेयर के ऊपर लेयर होती है, तब जाके हमारी वेन्स और आर्टरीज होती है। क्यों होता है वो ऐसा? ताकि वो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट कर सके, हार्ट को प्रोटेक्ट, यानी जो भी मसल से बने हुए ऑर्गन है उन सबको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? हमारा स्किन, एंड सो ऑन फ्रॉम डैमेज। स्किन तो करता है,
स्किन से भी ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है स्केलेटन, हमारा जो बाह्य कंकाल होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। यानी जो कंकाल जो होता है वो किससे बना होता है? बोन से। तो वो हम उसके ज़रिए हमारी बॉडी के क्या होती है, इंटरनल डैमेज से हमारी बॉडी प्रोटेक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ दे रखा है डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल को डिस्कवर जो किया है हमने, किसने किया सबसे पहले, कहाँ किया, कौन सी सेल की स्टडी उन्होंने सबसे पहले की थी, ये चीज़ यहाँ पे जैसे दे रखा है। कॉर्क सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉज मेड बाय, आपको यहाँ से नोट्स बनाने, वो चीज़ इंट्रोडक्शन था उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने सेल की स्टडी की, डिस्कवर किया, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। तो आप अंडरलाइन कर दो, रॉबर्ट हुक इन 1665 हु डिस्कवर्ड द सेल। लेकिन उन्होंने एक डेड सेल निकाली थी। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की जो छाल होती है, वहाँ से उन्होंने एक सेल को स्टडी किया था। अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप, मतलब उन्होंने एक रफ माइक्रोस्कोप बनाया था। सबसे पहले सेल की स्टडी उन्होंने की, तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत भी उन्हीं को पड़ी, तो बनाया भी उन्होंने। ही फाउंड दैट द कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। उन्होंने कंपैरिजन किया कि सेल को अगर आपको समझना है तो सेल कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी की छत्ते, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह होता है वो स्ट्रक्चर। ही नेम्ड दिस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एज सेल, मतलब जैसे हनी कॉम्ब का होता है ऐसे छत्ता बना होता है, उसी तरह से हमारा सेल का भी क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं, यानी ऐसे बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये दिख रहा है आपको, एक ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक फंसा हुआ है। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस, जिसको वो उन्होंने बॉक्सेस कंपेयर करके बताया, एक्चुअल में वो थी क्या, सेल्स जो एक दूसरे से अटैच थी, टुगेदर थी, जॉइन थी। were actually dead cell. He demonstrated his work to scientists at the Royal Society of London. यहाँ उन्होंने कहाँ किया ये सारा चीज़ का स्टडी? लंदन में। तो उन्होंने, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ये डिस्कवरी किसने की, तो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 में की, ये लाइन अंडरलाइन करनी है। फिर उन्होंने किसके अंदर की, तो आप ये लिखना, सेकेंड पॉइंट बना दोगे, ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। और आप चाहते हो तो आप और ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने जो सेल की स्टडी की वो एक्चुअल में क्या थी, डेड थी, डेड सेल थी। उनको अचानक से पता चला कि ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, तो वो क्या है, हमारा सेल है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, डेड सेल थी वो। अब ये चीज़ अंडरलाइन करने के बाद आप करोगे इनलार्ज व्यू ऑफ कॉर्क सेल। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख देना कि उन्होंने किसको कंपेयर किया था, तो फॉर्मिंग अ हनी कॉम्ब, ये लिख देना। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स। यानी उन्होंने जब डिस्कवर कर दिया उसके बाद बहुत टाइम तक यही था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया वही चीज़ थी। It was only after the discovery of improved microscope with higher magnification that the information about the cell structure and function became available। मतलब ये कि जब इम्प्रूव क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आ गया, उन्होंने जो बनाया था वो तो बहुत बड़ा था, फिर एक जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो जब माइक्रोस्कोप बन गए तब और ज़्यादा सेल का क्या हो गया, डिस्कवरीज और बढ़ गई। तब उनको और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए दूसरे, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया इनके बाद। तो फर्स्ट क्रेडिट तो इन्हीं को मिलता है, रॉबर्ट हुक को, लेकिन दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, तो वो रॉबर्ट हुक है, और लिविंग सेल को किसी और ने डिस्कवर किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद का सेल का जो द सेल का स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के इसके अंडरलाइन किए हुए लाइंस को नोट्स में लिख देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 2 पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस का, सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों ने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, फर्स्ट वर्ड कहाँ से आया था, सेक्युलरिज्म का मीन्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इसके नोट्स भी मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, आपने बना दिए होंगे। फर्स्ट इस वर्ड का यूज़ किसने किया था, G.J. हॉलीऑक ने, और 1851 में किया था। ये हमारा क्लियर हो गया था। अब इसके कुछ फीचर्स दे रखे थे, इसेंशियल फीचर्स, यानी कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है उसके बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। सेक्युलरिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट हैज़ 2 इसेंशियल फीचर्स। फर्स्ट दे रखा है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। क्या दे रखा है,
ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव, सभी व्यक्तियों का जो जन्म होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर हम उसको मान नहीं सकते। एज दे इंटरप्ट दिस, इसके अंदर सरकार को कोई भी कह सकते हैं ना बीच में नहीं आना चाहिए कि उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि किसका जन्म किस कास्ट में हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये स्वतंत्रता दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इंसान जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है उसको कर सकता है। और जब इंसान का जन्म होता है तब भी वो क्या होता है, फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होकर जन्म होता है। ये तो हम लोग बाहर डिस्कस करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, तो ये सारा डिस्कशन जो होता है वो कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। क्या दे रखा है देखो इसके अंदर, एनी आइडियली गवर्नड स्टेट शुड अलाउ इट्स सिटीजन टू लिव हैप्पीली एंड हार्मनी विथ ईच अदर, दे रखा है ऑल आइडियली गवर्न, सभी सरकार को क्या करना चाहिए, अलाउ इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को हैप्पीली खुशी से एंड हार्मनी का मतलब सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करके सभी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। ऐसा किसको करना चाहिए, हमारी सरकार की ये क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए कि सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करें कि सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहें। This would only be possible when the state protect the fundamental rights of all citizens, create a safe and secure social environment for them। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कब, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे सभी नागरिकों को, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उनको सेव करके, और सोशल एनवायरनमेंट, हमारे समाज का वातावरण ऐसा बन जाए कि किसी भी प्रकार से कोई दूसरा इसमें इंटरफेयर नहीं करे, कोई किससे भेदभाव नहीं करे, कोई धर्म के नाम पर झगड़े नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर इस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट करे तो। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन डोमिनेशन एंड इनसिक्योरिटी, इससे क्या होगा कि लोगों को माइंड में ये नहीं आएगा कि हमारे प्रति कोई विरोध कर रहा है, कोई हमको प्रताड़ित कर रहा है, हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, किसी के भी माइंड में ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट दे रखा है द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेटेड, सरकार और धर्म को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। धर्म के मामले में सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। This principle aims to keep the state away from interfering in the affairs of belief and religion, दे रखा है यहाँ पर। ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि स्टेट अपना काम अपने तरीके से करे और धर्म में जो भी मैटर होता है वो धर्म के आधार पर है, यानी कि स्टेट को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। This allows citizens to interrupt religious teaching differently and permit them to exit from their religion and gives them to freedom to embrace another religion, दे रखा है यहाँ पर। सभी नागरिकों को ये राइट्स मिलना चाहिए कि वो किसी भी धर्म की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा एंड परमिट देम टू एग्जिट, अपने धर्म से बाहर निकल सकता है, फ्रॉम देयर रिलीजन एंड गिव देम द फ्रीडम टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और दूसरे धर्म को वो अपनाना चाहता है तो दूसरे धर्म को भी अपना सके। तो ये परमिशन किसको देनी चाहिए, सरकार को। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये परमिशन मिली हुई है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और हम अपने धर्म को भी छोड़ सकते हैं। द पीपल रिटेन देयर राइट टू मेक देयर ऑन डिसीजन, और ये जो फैसला होगा वो किसके ऊपर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाया आपसे, ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती आपसे धर्म परिवर्तन नहीं करवाए। अगर आपकी इच्छा है धर्म परिवर्तन करने की तो आप कर सकते हो, ज़बरदस्ती से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। एंड द गवर्नमेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन इशू रिगार्डिंग रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एंड बिलीफ्स, दे रखा है। लेजिस्लेटर का मतलब कि ऐसे कोई कानून नहीं होने चाहिए कि कोई भी पर्सन एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जा सकता है और नहीं कर सकता है। सबको अब किसी भी धर्म में विश्वास करने का, ये करने का मौका पूरा मिलना चाहिए कि वो स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। द पॉजिटिव आइडियल्स इन सेक्युलर सोसाइटी आर, कौन कौन से इसमें आइडियल्स दे रखे हैं, रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट, क्या दे रखा है, सभी व्यक्तियों का हमको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर, ऐसे नहीं कि कोई माइनॉरिटी पर्सन है तो उसको हम प्रताड़ित करें, उसको हम बार बार ये कहें कि वो धर्म परिवर्तन कर ले और अपने अंदर इंक्लूड हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्मॉल ग्रुप्स भी क्या है, समाज का एक पार्ट है, देश का एक पार्ट है, तो उनको भी अपने अनुसार जीवन जीने का हक होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों में समानता होनी चाहिए। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, क्या दे रखा है, ईच पर्सन, हर पर्सन को ये होना चाहिए, रियलाइज
रियलाइज़ करते ना अपन मन से किसी चीज़ के बारे में कि हाँ मुझे रियलाइज़ हो गया, जैसे कभी अपनी कोई गलती होती, पहले अपन एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन बाद में अपने को ऐसा लगता था, अपन क्या बोलते हैं, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने एक गलत किया है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रियलाइज़ देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, यानी कि जिसके अपने अपने जो विचार होते हैं वो उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स क्या दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे समाज में क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग, जैसे हाई सोसाइटी के लोग, लो सोसाइटी के लोग, मिडिल क्लास जो अपन बोलते हैं, जो क्लास बनी हुई है अलग अलग, उसको, और कास्ट जो अपन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जिनके नाम पर जो झगड़ते हैं, उनके बीच में जो बैरियर्स है, जो अवरोधक है, उनको क्या करना चाहिए, हमको रिमूव करना चाहिए। यानी कि ये क्लास और कास्ट की जो थिंकिंग है हमारे माइंड में, और हमने जो बंटवारा कर रखा है कि ये तो मिडिल क्लास का है, ये हाई क्लास का है, ये लो क्लास का है, और पर्टिकुलर कास्ट का ये इस कास्ट को बिलोंग करता है, इस कास्ट में ऐसा होता है, हमारे माइंड में जो थिंकिंग है उसको हमको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। यानी कि ये क्या है, बैरियर, ये बाधक के रूप में काम कर रहे हैं। कास्ट और क्लास जो दो पॉइंट दे रखे आपको, ये एक बैरियर के रूप में काम करे, तो इनको क्या करना चाहिए, हमको रोकना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए, और सभी लोग जिस भी धर्म को माने उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द नीड फॉर सेक्युलरिज्म, हमको सेक्युलरिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है, किस वजह से हम लोगों को सेक्युलरिज्म की आवश्यकता पड़ी। लास्ट जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा है उसको आप नोट्स के रूप में लिख देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय उद्यान क्या है उस चीज़ के बारे में देखिए। बच्चे प्रोफेसर के साथ में भ्रमण करने गए, माधव जी उनके मार्गदर्शक रहे, उन्होंने क्या क्या समझाया क्या नहीं समझाया सारी चर्चाएं देखिए। राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा आपने। तो बच्चे घूमते घूमते सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था, देखा सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा ना, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि विशाल आरक्षित क्षेत्र है सतपुड़ा। माधव जी ने उनको समझाया कि जो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र है वह बहुत ही विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संपूर्ण संरक्षण का घटक, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सब आ गए इसके अंदर। तो पर्यावरण के जो संपूर्ण संकटक होते हैं का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा देखिए कि वह विशाल क्षेत्र, यानी कि पर्यावरण के संपूर्ण, जिसमें पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। ठीक है ना, इनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्राणी जात यानी कि जीव जंतु, दृश्य भूमि यानी कि भूमि वगैरह, और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं यानी कि उनकी सुरक्षा करते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना, उसके अंदर पेड़ पौधों का, जीव जंतु का, भूमि आदि यानी कि ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। कभी प्रश्न आ जाए कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है और सर्वोत्तम किस्म के टीक यानी कि सागौन इस वन में मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी कि शरण भी स्थित है। इसके अंदर आवास है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक है ना प्रमाण है, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। यानी कि इस सतपुड़ा के अंदर आदि मानव की पहले आदि मानव रह चुके हैं, उनके कुछ मतलब कह सकते हैं कि हम अवशेष मिले हैं या कलाकृति मिली है।
तो ये है पहले आदि मानव इस सतपुड़ा क्षेत्र के अंदर निवास कर चुके हैं। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिली है, यानी कि उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग कलाकृतियाँ, जैसे आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, पुरानी चीज़ें बताते कलाकृतियाँ भी पहले मनुष्य यहाँ पर इस प्रकार रहते थे, उनकी क्या क्या कलाएँ थी, क्या क्या संस्कृतियाँ थी, किस प्रकार रहते थे, रहन सहन कैसा था। तो ये आदि मानव इसके अंदर रहते थे, तो इन पेंटिंग के द्वारा हमें पता चलता है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टाने आवास की पहचान की जा चुकी है। अभी तक 55 चट्टाने आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मानव को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। पहले भी आदि मानव रहते थे और आज भी कुछ आदिवासी जो हैं इनके अंदर रहते हैं। अच्छा, इन पेंटिंग्स और कलाकृतियों से हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर अलग अलग कलाकृति थी, यानी कि अलग अलग पेंटिंग थी। लड़ते हुए बताए गए, शिकार करते हुए बताए गए, नृत्य नाचते हुए बताए गए, वाद्य यंत्र बजाते हुए। तो हमें इनकी संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र लिखा हुआ था। भाई एक तो राष्ट्रीय उद्यान अंदर गए थे, तो कुछ आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे सतपुड़ा जो भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ठीक है, उनके अंदर जानकारी दी गई। बच्चे कुछ घूमते हुए आगे निकल गए। आगे एक बोर्ड और लिखा हुआ था जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की, यानी कि इन बाघों को बचाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना। नाम नोट कर लो आप भी अपनी नोटबुक के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तर विजिता है ना एवं संवर्धन करना, यानी कि इन बाघों को बचाना। जैसा देखो बाघ देख रहे आपके सामने चित्र बना रखा है, बाघ है, जंगली भैंसा है, बारहसिंगा, यह सभी इन आरक्षित क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। बाघ उन स्पीसीजों में एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या धीरे धीरे एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। बाघ की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भाई हमारे यहाँ तो बाघों की संख्या कम हो रही क्योंकि लोग बाघ उनका शिकार कर लेते है ना, लेकिन सतपुड़ा जो आरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर इनकी संख्या वृद्धि कर रही है। अतः यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन थे? शेर, हाथी, है ना, जंगली भैंसे वगैरह। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं उनको संकटापन्न जंतु कहते हैं। संकटापन्न आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेवे इसकी परिभाषा। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है, यानी कि उनकी संख्या धीरे 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 किसी न किसी कारण से कम होती जा रही है, ऐसे जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा, डायनासोर लाखों वर्ष पहले पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी संख्या कम होती गई और आज के समय में हम डायनासोर को सिर्फ कई चित्र या फिर कई फिल्मों के अंदर देखते हैं। ओरिजिनल में डायनासोर का कोई अस्तित्व अभी मौजूद नहीं है। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए गए। देखो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, सभी को बचाना हमारा कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य। उन्होंने एक नए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह, उद्यान वगैरह ये बनाए। तो ये जो आरक्षित क्षेत्र है इसके अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इसके अंदर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अब नियम क्या है कि मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, शिकारों को, जानवरों को पकड़ना आदि पर निषेध, यानी कि हम इनको नहीं पकड़ सकते, नहीं इनको मार सकते, नहीं इनका शिकार कर सकते। तो ऐसे क्षेत्रों में हम इनका शिकार वगैरह मारना आदि मना है।
और लकड़ी वगैरह औषधियाँ वगैरह जंगल में मिलती है या इन क्षेत्रों में है, तो वहाँ पे भी आपको पेड़ पौधे काटना मना है, आप औषधियाँ नहीं ले सकते हो, यानी कि हर प्रकार से आपको मनाही है। माधव जी ने पहले को बताया कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक हो गई है, यानी कि जो बड़े जंतु होते हैं उनके बनिस्पत जो छोटे जंतु हैं वह विलुप्त धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू आदि इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं। हम क्या करते हैं, कहीं पे भी सांप हो, मेंढक हो देखते हैं और उनको पकड़ कर क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब मारने से क्या होगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी। पारितंत्रिक में उनके महत्व के विषय में भी सोचते भी नहीं है, यानी कि उनकी विशेष ये हमारे क्या काम आ सकते हैं इनके बारे में भी हम नहीं सोचते। उनको मार कर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे और प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते। देखो परितंत्र क्या है, परितंत्र जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव अथवा अजैव घटक यानी कि निर्जीव, उसमें आ गया आपके मृदा, वायु, जल, मिट्टी वगैरह, तो ये सभी अजैव घटक और जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो यह परितंत्र कहलाता है। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लीजिए कि परितंत्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव अथवा अजैव घटक, वायु, जल, मृदा आदि जिसका निर्माण करते हैं उसको हम परितंत्र कहते हैं। तो आज हमने राष्ट्रीय उद्यान संकटापन्न के बारे में पढ़ा था, परितंत्र की परिभाषा भी हमने देखी। तो आप लोग जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेवें और इनको याद कर लेवें। गुड मॉर्निंग क्लास। अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव, ठीक है, जिसके अंदर प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर अपन ने 6 हो गया था। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 7, ज्ञात कीजिए, वही हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, सब बातें एक ही, ठीक है। इसका पहला ये देखिए, एक के अंदर 2 सवाल है, एक का दूसरा देखिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 4 सहित 2/9 इनका 1/2 ये कह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखिए बी का सवाल में फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 3 सहित 5/6 का 5/8, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। का मतलब क्या होता है, गुणा। आपको मैंने पहले ही बताया का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। अपन हल कर रहे हैं 4 सहित 2/9 का 1/2 भाग, यानी आपको 4 सहित 2/9 का 1/2 हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको का मतलब क्या होता है, इंटू, ध्यान रखना। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में जो आंसर आएगा उसका का मतलब होता है इंटू करेंगे अपन 1/2 से। देखो सबसे पहले हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 9 का गुणा 4 से करो, 4 9 36, 36 और 2 38, 9 का गुणा 4 से करेंगे 36 और 2 38, 38/9 का मतलब क्या होता है, गुणा। मैंने आपको पहले ही बताया, और 1/2 का 1/2। और मैंने आपको गणित में कल बताया था, गणित में अगर गुणे का निशान है तो आपको देखना है कि ऊपर नीचे या क्रॉस में कहीं कट रहा है तो काट सकते हो, कब, जब बीच में गुणे का निशान हो, ठीक है। जोड़ हो और बाकी हो तो आपको क्या करना है, हल करते हुए क्या करना है, नीचे लस लेना है, हर का लस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गुणे का निशान है, आप चाहो यहाँ से यहाँ काट सकते हो, 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 ठीक है। अगर पहाड़ा दोनों में पूरा भाग जाना चाहिए, यानी देखो 2 में 2 का भाग जाता है और 38 में 2 का भाग पूरा कट जाता है। इसका मतलब 2 में 2 का भाग क्या है, 1 बार, 38 में 2 का भाग 19 बार, ठीक है। भाग लगाना आना चाहिए आपको, यानी इस 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का भाग लगा रहा हूँ। देखो 1 बार 2 आया 0, क्लियर, 1 आया 1,
अब इस 38 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, इसी 2 का भाग 38 में लगा रहा हूँ, 2 एक कम 2, एक बचा, ये ऊपर से उधर 8, 2 का बड़ा 2 18 आ जाए, 9 बार 18, ये 0 बचा, 19 बार लिखा मैंने। यानी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में एक संख्या का भाग जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से लिखना। अब ऊपर क्या बचा 19 × 1, नीचे क्या बचा 9 × 1, यानी 19 × 1 9 × 1, हल कर दो, 19 का गुणा 1 से करेंगे 19 और 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9, ये हो गया 19/9। अपन को यहाँ लिखा हुआ है इसको मिश्र बिंदु में लिखिए, अगर मिश्र बिंदु में लिखने के लिए बोलता है अपन क्या करते हैं, इस 9 का 19 में भाग लगा देते हैं। इसी कंडीशन में देखो 3 सहित 5/6 का 5/8, सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर सरल भिन्न का जो भी आंसर आएगा उसका गुणा अपन क्या करेंगे 5/8 से करेंगे, ठीक है। देखना सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, आपको पूरा ध्यान बोर्ड में रखना है। 6 का गुणा 3 से करूंगा, कितने होंगे 18 में 5 जोड़ो, 18 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 23 होते हैं, 23 ऊपर लिख दिए और बटे में 6 है तो 6 लिख दो। वापस देखना 6 का गुणा 3 से करो 18 में 5 जोड़ूंगा 23/6 का मतलब क्या होगा इंटू 5/8। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बीच में गुणे का निशान है तो आप क्रॉस काट सकते हो, 6 और 5 नहीं करते, 8 और 23 नहीं करते हैं, ध्यान रखना 23 और 8 भी नहीं करते और 6 और 5 भी नहीं करते, या 6 और 23 नहीं करते, 5 और 8 भी नहीं करते। इसका मतलब क्या करना है आपको, ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली संख्या का गुणा कर रहा हूँ, देखो 5 का गुणा 3 से करूंगा 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया 115। 8 का गुणा 6 से किया 8 6 48, ठीक है, ये 115/48 ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी कड़ी में सवाल नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, इसके 2 सवाल जो बाकी वो आपको कर दे। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, यानी विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक पर गए हैं। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर दूध की एक बोतल दी है, ठीक है, एक बोतल दी है जिसके अंदर 5 लीटर दूध भरा हुआ है। विद्या ने कुल पानी 5 लीटर पानी भरा हुआ, दूध भरा हुआ पानी, मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी है, ठीक है, उसके अंदर एक पानी की बोतल भरी हुई है जिसके अंदर बोतल के अंदर 5 लीटर पानी है। सुनना पूरी बात, विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया है, यानी टोटल जितना पानी है उसका 2/5 भाग विद्या ने क्या किया उपयोग किए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कुल पानी, कितना पानी है देखो, तो ध्यान रखना है कुल पानी, और कुल पानी कितना है आपके पास 5 लीटर, कितना है 5 लीटर, क्लियर। ये सवाल बनाना। अब इस 5 लीटर का कितना भाग विद्या ने उपयोग किया है, देखो यहाँ सवाल लिखा हुआ है कि विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया है, शेष पानी प्रताप ने पिया है, ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ है। और सवाल में पहला क्या कह रहा है, विद्या ने कितना पानी पिया है, सवाल में पहला आप हल करेंगे, विद्या ने पानी पिया। सवाल में पहला हल करेंगे कि विद्या ने 5 लीटर पानी में कितना पानी पिया, 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया, 3 लीटर पिया, 4 लीटर पिया, 5 पीगी, कितना लीटर पानी पिया। तो अब देखो अपन हल करेंगे विद्या ने पानी पिया, ध्यान से विद्या ने पानी पिया, ठीक है। विद्या ने कुल पानी का कितना भाग पिया, कुल पानी कितना था 5 लीटर था, और 5 लीटर का कितना भाग पिया है, यहाँ पे विद्या ने 5 लीटर का 2/5 भाग पिया है, यानी 5 लीटर का 2/5 भाग उसने क्या किया है पिया है, ठीक है, 2/5 भाग पिया है, ये भाग है, ठीक है, लीटर नहीं है, 2/5 लीटर नहीं है, यानी कुल पानी का 2/5 भाग उसने पी लिया है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो 5 लीटर पानी है तो 5 का मतलब क्या था इंटू 2/5 भाग किया तो 2/5, 5 से 5 कट गए, कुछ नहीं, ऊपर क्या बचा 1, नीचे भी 1 इंटू 2 और नीचे 1 इंटू 2 होगा 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर, यानी 1 का 2 में भाग दूंगा 2 आएगा 2 लीटर, यानी विद्या ने 5 लीटर में 2 लीटर पानी विद्या ने पिया। शेष पानी किसने पिया था, प्रताप ने, और प्रताप ने कितना पानी पिया था 3 लीटर, तो टोटल कितना है 5 लीटर, तो
5 में 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो शेष कितना रहा? 3 लीटर। और 3 लीटर किसने पिया? 3 लीटर किसने पिया? 3 लीटर प्रताप ने पिया। अब सवाल ऐसा नहीं कह रहा है कितने लीटर प्रताप ने पिया, सवाल ये कह रहा है, सुनना पूरी बात, सवाल क्या कह रहा है दूसरा सवाल कि पानी की कुल मात्रा का, सवाल क्या कह रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न यानी भाग, जैसे कुल मात्रा का कितना भाग अपन ने 2/5 भाग विद्या ने किया, उसी प्रकार कितना भाग प्रताप ने किया। अपन को भाग निकालना है, न कि लीटर, कितना लीटर पानी पिया वो नहीं निकालना, अपन को कितना भाग प्रताप ने पानी पिया। तो दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या है, प्रताप ने निम्न भाग पानी पिया। अब कितना भाग पानी पिया आप लोगों को क्या पता? अब मुझे बताओ, बोतल 1 थी या 2 थी? 1 बोतल थी, और 1 में 2/5 भाग किसने पिया? विद्या ने। तो शेष भाग किसने पिया? प्रताप ने। बोतल 1 थी और 1 में 2/5 भाग किसने पिया? विद्या ने। तो शेष भाग जो आएगा वो किसने पिया होगा? प्रताप ने। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ भाग की बात हो रही है, न कि लीटर की। अगर लीटर में होता तो क्या करता मैं, क्या करता, ये जो भाग निकालता उसके अंदर क्या करता, उसके अंदर 5 का जो भाग आता उससे इंटू कर देता। ये डायरेक्ट आंसर आ रहा था 2 लीटर इसने पिया, तो बचा कितने पिया? 5 में से 2 घटा दे 3 लीटर इसने पिया। तो यहाँ लीटर नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है? भाग। यानी कुल बोतल कितनी थी? 1 में से 2/5 भाग विद्या ने पिया, तो शेष भाग कितना आएगा? 1 - 2/5। इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये अपन क्या करेंगे, लसा लेके देखना, 1 और 5, 1 और 5 का लसा लिया 5। ध्यान से देखना, इस 1 का 5 में भाग लगाएंगे, 1 का 5 में भाग लगाएंगे 5 आएगा। इस 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 से 1 माइनस 5 का 5 में भाग लगाओ एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से क्या करोगे? गुणा करो। 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 माइनस 1 का गुणा 2 से करेंगे 2/5। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3/5। यानी 3/5 भाग पानी किसने पिया है? प्रताप ने। और 2/5 भाग पानी विद्या ने पिया। ठीक है, वापस अगर लीटर में पूछे तो 2/5 भाग कितना? 2 लीटर। यानी कुल लीटर का, कुल 5 लीटर का 2/5 भाग 2 लीटर पानी विद्या ने पिया है। कुल पानी 5 लीटर का 3/5 भाग यानी 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में अपन प्रश्नावली 2.3 अपन हल करेंगे। आज जो भी आपको सवाल दिए जा रहे हैं उनको आपको रोज हल करने और 2.2 तक अपन को प्रश्नावली कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क भेजना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हमने लेसन चल रहा था फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ, इसमें अपन ने सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो किस प्रकार से सब चीज़ों का सर्वे करके पूरे यानी कि इंडिया का उन्होंने स्टडी किया था, इंडिया का, भारत का उन्होंने अध्ययन किया था। भारत के अलावा उन्होंने कई देशों का भी और अध्ययन कर लिया था। उनका ये मानना था कि किसी भी देश के ऊपर अगर शासन करना हो तो उसको पूरी तरह से जानना जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने पूरे इंडिया का करते करते उन्होंने पूरे देश यानी कि विश्व का भी उन्होंने क्या करा था, अध्ययन किया था। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं कि अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता चलता है और क्या पता नहीं चलता है। देखिए, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। देखिए, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे कि हर चीज को लिखा करते थे, हर चीज की फाइल बनाते थे। उन्होंने हर चीज को क्या किया था कि अलग अलग विभागों के उन्होंने क्या करते थे, अलग अलग कक्ष बना दिए थे। जैसे कि तहसीलदार का, तहसील का है तो तहसील का विभाग अलग बना दिया उन्होंने, जैसे कलेक्ट्री का है तो कलेक्ट्री का विभाग उन्होंने अलग बना दिया था। उसी प्रकार जैसे कि और यानी कि प्रांतों के है ना, तो प्रांतों के उन्होंने अलग अलग विभाग बना दिए थे, है ना, हर चीज के। और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने अभिलेखागार एवं कुछ संस्थान बना दिए थे, है ना, जिसके कारण से वो जो चीजें हैं वो सारी उसमें रिकॉर्ड रहती है, एक साथ जमी रहती है और इतिहासकार का एक मुख्य स्रोत बन जाती है। परंतु देखिए, अब ये क्या है कि ये उन्होंने लिखा हुआ उनका जो है ना, उसको अपन कभी रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है और कभी नहीं चलता है। देखिए, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीजों में थी और
और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, यानी कि इन चीज़ों के बारे में वो सोचते थे। वो क्या, यानी कि अधिकारी वर्ग जो थे, वो जो इसको कह सकते हैं अपन कि ये जैसे गवर्नर जो थे ना, जिनको चुना जाता था, अंग्रेज अधिकारी जिनको चुना जाता था, यानी कि वो क्या सोचते थे ना, वो उनके बारे में ही बताते थे। वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे उनके स्वयं के लिए। और इसमें देखिए इन रिकॉर्ड्स से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है, क्योंकि देश के जो दूसरे दो लोग यानी कि जो आम व्यक्ति है वो लोग क्या सोच रहे हैं ये हम पता नहीं लगा सकते। वो क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, यानी कि लोगों के लिए बहुत सी ना कानूनी दस्तावेजों के अंदर लोगों के लिए जैसे कानूनी कार्रवाई की जाती थी, है ना। बहुत से जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अपने को आज़ादी के बचाने के लिए बहुत सारे नेता भी आगे आए थे ना, आंदोलनकारी भी थे। अब उनका दोष क्या था, उन पर कार्रवाई क्या की गई थी, अब वो तो जो उन लोगों ने लिखा होगा वही हमें नजर आएगा, है ना। उन लोगों की क्या इच्छा थी, वो लोग क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या महसूस करते थे ना, उसके बारे में हम उन सब दस्तावेजों से जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ता था, इन बातों के लिए जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है जैसे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। वास्तव में सही है, सरकारी रिकॉर्ड तो क्या है कि जैसे भी कुछ हुआ उसको एक लिखित में लिखा जाता है, डायरी बनाई जाती है, फाइलें बनाई जाती है, उसके बहुत सारी रिपोर्टें निकाली जाती है, पत्र लिखे जाते हैं, तो हमको वो आसानी से मिल जाते हैं। परंतु लोग क्या महसूस करते थे, वो लोग क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, वो क्या चाहते थे, इसके बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं। और जैसे कि वो लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ था, इसका सब जो है या तो हम क्या कर सकते हैं इस लिहाज से लोगों की डायरिया। अब पहले के समय में क्या हुआ करता था, लोग क्या करते थे, डायरिया लिखते थे, जैसे कि उनकी कोई भी उनके जीवन का वृतांत है, उनके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो लोग कहाँ गए थे, उन्होंने कहाँ पर क्या खर्चा किया था, यहाँ तक की सारी चीजें लोग क्या करते थे, लिखा करते थे। तो वो डायरिया जो है उन लोगों की, उनसे पता पड़ जाता है कि तीर्थ यात्रा और यात्रियों का संस्मरण है। देखो पहले के जमाने में क्या हुआ, अभी तो जैसे कि बहुत सारे आधुनिकता में तो क्या बहुत से साधन चल गए, जैसे हवाई जहाज है, ट्रेन है, बसें हैं, कारें हैं, बहुत सारी जो साधन है उसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, यात्रा चले जाते हैं। तो उनसे एक दूसरे लोगों को उतना मिलने संपर्क नहीं हो पाता है। पर पहले के लोग क्या करते थे कि वो घूमने के लिए जाते या तीर्थ स्थान भी जाते थे तो क्या करते थे, पैदल जाया करते थे। तो उन लोगों को जाने में यानी कि बहुत समय लगता था। जैसे कि अपने हिंदुओं के तीर्थ स्थान को देखा जाए, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, उधर अपन दक्षिण में चले जाए तो रामेश्वरम है ना, अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग तीर्थ स्थान है। तो लोग अलग अलग स्थानों पर जाते थे, उनको जाने के अंदर कई समय भी लगता था। उस समय जाने में उनको क्या क्या हुआ है, क्या क्या परेशानियां उनको आई है, उस समय उन्होंने क्या क्या खाया है, वो कहाँ रुके हैं, किन किन लोगों से उनका संपर्क हुआ है। अब वो सारे क्या करते थे, लोग डायरियों के अंदर अपना वृतांत लिखा करते थे कि भाई हम बद्रीनाथ गए थे, तब उन लोगों से हमारा संपर्क हुआ, वो कहाँ गए थे, हम कहाँ थे। कि देखो विदेशी भी आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, अपने देश के भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग भी आते हैं, अलग अलग गाँव के लोग भी आते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का आपसी जो संपर्क होता है वो सारा जो है वो वृतांत लिखा हुआ होता है, या अपन किसी के माध्यम से उन सब चीजों का अनुभव कर सकते हैं या अपन उनसे पूछ सकते हैं। यात्रियों का संस्मरण है, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा है। अब आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि लोग स्वयं के बारे में लिखते हैं, अपनी आत्मा के बारे में लिखता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। अपने लिए लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है तो उनसे भी अपन ये चीजें तलाश सकते हैं। स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाओं महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय अगर किसी ने अच्छा वृतांत लिखा है तो ये पुस्तकें जो भी हुआ करती थी वो क्या थी, उस समय लोकप्रिय हो जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, उसी प्रकार से लोग लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। यानी कि अखबारों के माध्यम से बहुत सी जगह पर बहसें होने लगी थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सारे जो स्रोत हैं उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले
गरीब किस तरह से अनुभव से कर रहे हैं। देखो ये सारे जो स्रोत है वो क्या है कि अपन समझ जाते हैं, देख सकते हैं, परंतु उन लोगों के बारे में क्या है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, दलित वर्ग से है, जैसे कि आदिवासी है, किसान है, जो खदानों में काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, वो लोग इस चीज का क्या महसूस करते हैं। सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव से गुजरते थे, ये चीजों के बारे में जानना मुश्किल था। ये उस सभी के रिकॉर्ड के अंदर नहीं मिलता है, अपने को जो सरकारी जो रिकॉर्ड मिले हुए वो सारी चीजें उनके अंदर नहीं मिलते। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते थे। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अब अपने ये लेसन तो अपना आज नहीं समाप्त हुआ है। अब जैसे कि अपने क्वेश्चन आंसर आए, देख लीजिए आप प्रश्न उत्तर, जैसे कि बहुत से यानी कि 1-2-4 बच्चों ने तो क्वेश्चन आंसर लिख करके भी भेजे हैं इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदी मुस्लिम तीन खंडों में बांट दिया था, तो ये गलत है। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश यानी कि 3 खंडों में उसने बांटा था। दूसरा है, सरकारी दस्तावेज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, ये गलत है। आम लोग क्या सोचते थे, सरकारी दस्तावेजों के अंदर ये चीजें नहीं मिलती थी। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, तो सही है। अगर किसी देश पर अपने को शासन करना होगा तो उसको पूरी तरह से अध्ययन करना जरूरी रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन अपने हो गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए नीचे, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या है कि उन्होंने 3 खंडों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, और उनके अंदर क्या क्या समस्या है कि उसके अनुसार हिंदू मुस्लिम जो था वो किसका शासन था, तानाशाहों का शासन था, धर्म पर आधारित शासन था उनके हिसाब से। उनने हिंदू मुस्लिम काल को धार्मिक व अंधविश्वासों से भरपूर माना था। फिर एक किसी भी दौर में सभी धर्म को साथ चलते थे, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा था। उन्होंने हर विभाग के लिए अलग अलग कक्ष बनवा दिए थे और उसी प्रकार से उन्होंने क्या करा था कि मुख्य जो उनके दस्तावेज हुआ करते थे, कानूनी जो रिपोर्टें थी, फाइलें थी, उनको संरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार बनवा दिए थे और संस्थान बनवा दिए थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना सारी चीजें सुरक्षित रखी थी। अब ये आपके लेसन आज पूरा हो गया है और कल अपन वापस ज्योग्राफी का लेंगे फर्स्ट लेसन। धन्यवाद।